एवरीवन, वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका और हम कर रहे हैं पार्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम मनी बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट के। जो पार्ट है इंडियन इकोनॉमी का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी, जो कि हमारे लिए, जिसमें हम ऑलरेडी जो है पब्लिक फाइनेंस कंप्लीट कर चुके हैं, नेशनल इनकम कंप्लीट कर चुके हैं, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कैपिटल मार्केट हम जो कर रहे हैं, अब उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which of the following institutions are regulated by the RBI as all India financial institutions? We have given the 4 institutions. हमें ये बताना है कि RBI इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करता है। फर्स्ट इज EXIM, that is Export Import Bank of India, National Housing Bank, State Bank of India या फिर Small Industrial Development Bank of India. आपको कोड्स भी गिवन है, आपको करेक्ट कोड बताना है कौन सा कोड होगा। यहाँ जो हमने लिए हैं वो जैन 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, नवंबर 2017 के लिए हैं, जैन 2017 के लिए हैं और जुलाई 2016 के क्वेश्चन लिए हैं। इन सारे ईयर्स के हमने क्वेश्चंस लिए हैं। हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि आरबीआई कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिन्हें रेगुलेट करता है। तो आरबीआई किन को करता है? एक्सिम को करता है, नेशनल हाउसिंग बैंक को करता है और सिडबी को करता है। सो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ मींस ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन में सबकी दे ही चुकी हूँ कि आरबीआई किन्हें रेगुलेट करता है, नहीं करता है, तो वो आप वीडियोस देख लेना, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच सेबी विद द एप्रोप्रिएट आइटम फॉर बिलो। सेबी क्या करता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेशन ऑफ मनी मार्केट, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, रेगुलेशन ऑफ कमोडिटी मार्केट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का क्या काम है? कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना। मनी मार्केट को तो आरबीआई रेगुलेट कर ही रहा है। सो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सो ऑप्शन सेकंड जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। An apex financial institution responsible for the development of small and micro industries in India. कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करता है? ऑप्शंस हमारे सामने गिवन है। वी हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन होगा? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज को, माइक्रो इंडस्ट्रीज को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उनकी डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has the highest number of branches of RRB? ये जून 2012 का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये डी भी पंजाब नहीं, यहाँ पे बिहार कर लो, अरुणाचल प्रदेश कर लो, कोई भी कर लो। सो हमें बतानी है हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने आप लोगों को बताया है। पंजाब में कितने हैं? 1, हरियाणा में भी 1 है, मध्य प्रदेश में 2 ब्रांचेस हैं, बिहार में भी 2 ब्रांचेस हैं, वेस्ट बंगाल में भी 2 ब्रांचेस हैं, अरुणाचल प्रदेश में 4 ब्रांचेस हैं आरआरबी की। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम हाईएस्ट देखें तो सी डी दोनों में ही 2 ब्रांचेस हैं। ऑप्शंस आपको अलग ही मिलेंगे, आपको पता होना चाहिए खुद ही कि हाईएस्ट ब्रांचेस किस में है, कौन सी स्टेट में है। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मेजर फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव नेम्ड स्वाभिमान was formally launched on। कौन से ईयर में स्वाभिमान जो है स्पेशल मेथड, स्पेशल इनिशिएटिव जो था वो किसके लिए? फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए यूज किया गया था। और कब हुआ था? 2010 में, 11 में, 9 में, 8 में। ये क्वेश्चन भी हम प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग से मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं हर एक क्वेश्चन को बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट फरवरी 2011 में स्वाभिमान इनिशिएटिव को इंक्लूड किया गया था। इसका नाम था, फॉर्मली से लॉन्च किया गया था। सो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, मींस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a specialized सब मार्केट ऑफ मनी मार्केट? कौन सी ऐसी मार्केट है जो मनी मार्केट का स्पेशल पार्ट नहीं है, उसकी सब मार्केट का पार्ट नहीं है? सो कोलेटरल लोन मार्केट, डिस्काउंट मार्केट, बॉन्ड मार्केट या फिर एक्सेप्टेंस मार्केट।
तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सब मार्केट का पार्ट कौन सा नहीं है, दैट इज द बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट जो है वो स्पेशलाइज सब मनी मार्केट का पार्ट नहीं है। अगर हम मनी मार्केट के टाइप्स की बात करें तो ये काफी पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज आप बोल सकते हैं जैसे कि कॉल एंड नोटिस मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर्स, रेपो रेट, ये सब चीजें इसी का पार्ट है। लाइक नोटिस मनी मार्केट आप बोल सकते हैं, टर्म मनी मार्केट बोल सकते हैं। तो इसके काफी सारे पार्ट्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। और हमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो बॉन्ड मार्केट इसका पार्ट नहीं है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एजर्शन रीजन पे बेस्ड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज डिजायरेबल टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द कंट्री। ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी है ताकि वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की भी हेल्प हो सके। रीजन क्या गिवन है इसका? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नीड्स टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू डेवलपमेंट बेनिफिट टू द मासेस। ऑब्वियसली आपको जो सोशल वेलफेयर करना है पूरी पॉपुलेशन के लिए करना है, ठीक है। आपका मोटिव होना चाहिए कि आप इस तरीके की इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करो जिससे जो है आप बेनिफिट दे सको नंबर ऑफ पीपल को या पॉपुलेशन को, कंप्लीट पॉपुलेशन को। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राइजिंग एनपीएस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक इन इंडिया। इंडिया में जो बैंक्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, उनके क्या मेन रीजन है? फर्स्ट, राइजिंग एनपीएस आर ड्यू टू स्लो डाउन इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। Second, private sector bank have lower NPA in comparison to public sector bank. Third क्या है? Rising NPAs are due to drought in India. ये तो देखते ही गलत है। पहला, राइजिंग एनपीए होने का कारण क्या है? क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो है। अगर आज ये करंट में भी पूछा जाए तो बिल्कुल सही बात होगी। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के कंपैरिजन जो पब्लिक सेक्टर बैंक कम ही एनपी होंगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक को तो लगता है ना कि हमें किसी तरह, हमने अगर किसी को लोन लिया तो हम जल्दी से जल्दी उससे वापस ले ले, छोड़ते तो है नहीं। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे नीरव मोदी का ही एग्जाम्पल ले लो, लेके चला गया ना, क्या कर लिया? हाँ, हालांकि पीछे पड़े हुए हैं, ले लेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली तो पब्लिक सेक्टर बैंक के अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक के लोअर ही एनपीएस होते हैं। तो हमारे ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। कोड देखते हैं, कोड है हमारे पास ये 4। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड बी, दैट इज करेक्ट। ये गलती से यहाँ पे सी में भी मैंने सेकंड कर दिया होगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is generally called as aggregate monetary measure of money supply? हमने सारे ही किए हैं M1, M2, M3, M4, और जब हमने ये किया था तो हमने ये वाला क्वेश्चन भी लिया था कि इसे एग्रीगेट मॉनेटरी मेजर भी कहते हैं, और हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, M3 is also called the aggregate monetary measure of money supply. Now moving to the next question, the bank which are implementing the microfinance program linked with the self-help groups are, कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो माइक्रो फाइनेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और लिंक है किसके साथ? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ। कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबी और कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबी, या फिर कमर्शियल बैंक्स, आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स। सो कौन से बैंक्स हैं? हमारे तीनों ही, कमर्शियल बैंक भी, कोऑपरेटिव बैंक भी और आरआरबी। These are the banks which are implementing the microfinance program linked with the SHGs. Now, moving to the next question, consider the following liquid asset. हमें बतानी है liquid assets को और हमें इसे ascending order में कन्वर्ट करना है। आपको कैसे भी दे सकते हैं, ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, टाइम डिपॉजिट विद बैंक, सेविंग डिपॉजिट विद बैंक और करेंसी। तो मोस्ट लिक्विड आपको इनमें से कौन सी लगती है? ऑब्वियसली करेंसी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। तो सबसे पहले तो आएगा हमारा ये ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट कौन सा है? सेविंग डिपॉजिट्स थर्ड, उससे अगला कौन सा है हमारा? डिमांड डिपॉजिट, और सबसे कम लिक्विड क्या है हमारा? टाइम डिपॉजिट, या उसे हम फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं। सो ये कोड हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, यहाँ पे असेंडिंग था, डिसेंडिंग भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए मोस्ट लिक्विड और लीस्ट लिक्विड कौन से है एसेट्स। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is not the main areas of Basel III norms?
हमने बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स पढ़े हैं, इनके नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा मेन एरिया नहीं था? रिस्क कवरेज, बैंक ब्रांच एक्सपेंशन, एडुकेट कैपिटल प्रोविजन और एडुकेट लिक्विडिटी। तो अकॉर्डिंग टू द बेसल 3 नॉर्म, बैंक ब्रांच एक्सपेंशन इसका पार्ट नहीं था। रिस्क कवरेज था बेसल 3 में, एडुकेट कैपिटल प्रोविजन था और एडुकेट लिक्विडिटी था। ये तीनों ही बेसल 3 के क्या थे? पार्ट थे। बेसल 1 और बेसल 2 के पार्ट क्या थे? ये आप लोग बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। बेसल 1 के क्या पार्ट्स थे? अगर आप ऐसे भी नहीं बता सकते, आप लिंक में मुझे मेंशन कर सकते हैं बेसल 1 के, बेसल 2 के क्या पार्ट्स थे, जिससे आपकी रिवीजन भी एक तरीके से हो जाएगी। बेसल 2 की बात करें तो बेसल 2 में बात आई थी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की, सुपरवाइजरी रिव्यू की और मार्केट डिसिप्लिन की। इन तीनों की बात किस में आई थी? बेसल 2 नॉर्म में। अब बेसल 1 नॉर्म आप बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करके। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नियर मनी इज करेक्टली डिफाइंड एज, नियर मनी को हम क्या कहते हैं? एसेट विच हैज 100% लिक्विडिटी। कभी भी एक ऑप्शन देखते ही बहुत जल्दी मत क्या करो, सारे ऑप्शंस अगर दिए हैं तो रीजन से ही दिए होंगे, तो सब ऑप्शंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। नियर मनी करेक्टली डिफाइंड एज अ asset which has 100% liquidity, asset which has no store of value function, asset which is medium of exchange, or asset which fulfills the store of value function and can be converted into a medium of exchange at a short notice। अब देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। That is the near money. Now moving to the next question. If RBI wishes to decrease the money supply, अगर RBI चाहता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो तो वो क्या करेगा? अगर इकोनॉमी में वो चाहता है मनी की सप्लाई कम हो तो उसका मेन मोटिव क्या होगा? जो मार्केट में पैसा है उस पैसे को अपने पास लाया जाए, तभी तो मनी की सप्लाई यहाँ मार्केट से कम होगी। तो किस तरीके से पैसा वापस आ सकता है? SLR बढ़ा के, ट्रेजरी बिल परचेज करके, डिस्काउंट रेट बढ़ा के, या फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करके। तो पैसा तो हमें वापस चाहिए। अगर हम परचेज करेंगे तो बदले में मार्केट हमें पैसे देगी ना? बिल्कुल देगी, मार्केट से पैसा चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रेजरी बिल को परचेज कर सकते हैं ओपन मार्केट में। सो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M1? M1 में क्या इंक्लूड होगा? सेविंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, गोल्ड स्टॉक या एसेट अंडर मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो डिमांड डिपॉजिट इज इंक्लूडेड इन M1। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपने नॉर्मल एक रिवीजन भी किया है, एक नॉर्मल रीडिंग भी की है, तो भी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। पर किसी भी चीज को छोटा समझ के नहीं छोड़ना चाहिए कि ये तो मैं कर ही लूंगा। हमेशा से मैं ये कहती हूँ। नाउ हमें ये कमेटी है, इनको अरेंज करना है, ठीक है? ये कंप्लीटली रिलेट भी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने बस ले लिया ये क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग कमेटी, उर्जित पटेल कमेटी, गोरपुरिया कमेटी, नरसिमन कमेटी और चक्रवर्ती कमेटी। इनके हमें ईयर्स याद होने चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो अगर हम बात करें उर्जित पटेल कमेटी, सबसे रिसेंट 2014 में आई है। गोरपुरिया कमेटी की बात करें तो ये आई है 1990 में आई है। नरसिमन कमेटी की बात करें तो ये 1991 में आई है। और चक्रवर्ती कमेटी की बात करें तो ये आई है 1982 में। कुछ ऐसी कमेटीज हैं जो हमेशा सेम पूछी जाती हैं, तो आपको कोई बहुत ज्यादा कमेटी याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो टैक्स पे आती है जो हमने प्रीवियस पार्ट 1 में की है, और एक आती है ये कमेटीज। तो थोड़ी सी ही कमेटी है, एक नजर तो मार ही सकते हैं हम, है ना? सो अब आपको इसे चाहे किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने को कहते हैं, आप कर सकते हैं। सबसे रिसेंट है उर्जित पटेल कमेटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई कैन प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू द वैल्यू। कितनी वैल्यू तक करेंसी नोट्स वो प्रिंट कर सकता है? 25,000, 10,000, 5,000 या 1,000 रुपीज, कौन से? सो 10,000 रुपीज तक आरबीआई जो है करेंसी नोट्स प्रिंट कर सकता है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ध्यान रखना, खुश रहना और enjoy the festival and please be happy always।